Hello everyone and welcome to NEET Buddy. 90% of questions in NEET comes from NCERT biology. ये आपने बार बार सुना होगा and इसीलिए every NEET aspirant is advised कि आप NCERT पे ध्यान रखिए, NCERT पे ध्यान दें. NCERT should literally be on tip of your fingertips. जब तक आप NCERT अच्छे से पढ़ नहीं लेंगे, जब तक आपको NCERT अच्छे से याद नहीं हो जाएगी, आप NEET क्रैक नहीं कर सकते. बट काफी बार NEET एस्पिरेंट्स को ये डाउट भी आते हैं कि वो रिमेनिंग 10% ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आपने कवर करने हैं. बट रिमेंबर गाइस, अगेन इन टॉपिक्स पे आपने तब तक मूव ऑन नहीं करना है जब तक आप एनसीईआरटी को लिटरली घोल कर नहीं पी जाते, एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ ना आ जाए, एनसीईआरटी आपको अच्छे से याद ना हो जाए. एक बार आपने वो 90% पे फोकस कर लिया, एक बार आपने वो 90% कवर कर लिया, तो वो आप इन टॉपिक्स को आउट ऑफ एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो वीडियो आएंगे इस पे. पहला आज का वीडियो इज ऑल द टॉपिक्स दैट हैज टू बी कवर्ड फ्रॉम एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्लास 12th की कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपने कवर करने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी आर गोइंग टू मूव चैप्टर वाइज. मैं एक चैप्टर का नाम बोलूंगा और उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने बाहर से कवर करनी है वो बताऊंगा. तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने बाहर से क्या क्या कवर करना है. शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वायरल डिजीजेस कौन कौन से होती है, द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. The next chapter is plant kingdom. अब plant kingdom में ploidy of various structures of gymnosperm and angiosperm, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट थोड़ा डिसऑर्गेनाइज मैनर में दिया है. तो आप जो भी रेफरेंस बुक या कोचिंग प्रेफर कर रहे हैं वहां के मॉड्यूल से देखिए कि ploidy of various structures of gymnosperm और angiosperm क्या है और वो याद रखिए. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. अब जो चैप्टर्स में स्किप कर रहा हूं वो चैप्टर्स स्किप करने का मतलब ये है कि वो एनसीईआरटी में जितना दिया उतना काफी है. जैसे कि मैंने एनिमल क्लासिफिकेशन स्किप कर दिया यहाँ पे, सो एनिमल किंगडम स्किप कर दिया. तो वो एनसीईआरटी में जितना दे रखा है अगर आप उतना अच्छे से याद कर लिया, अगर वो सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लिए तो वो काफी होगा आपके लिए नीट के लिए. ठीक है, सो जो जो चैप्टर्स स्किप हो रहे हैं उसका मतलब वो है कि एनसीईआरटी उन चैप्टर्स में सफिशियंट है, बस एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हो जाएगा. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में लोकेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दे रखे हैं, कहां कहां पे वो टिश्यूज लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यूज, सीलम ऑफ कॉकरोच, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ. डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट थोड़ा सा और डिटेल में आपको पढ़ना है इसे. पाथवेज ऑफ प्रोटीन सेक्रीशंस, कैसे कैसे प्रोटीन सेक्रीट होता है. नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स. अब बायोमोलिक्यूल्स में आपने बाहर से क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले एंजाइम बाइंडिंग कॉन्सेप्ट. एंजाइम्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है पर उतने डिटेल में नहीं दिया, तो एंजाइम्स को आपने थोड़े डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बाहर से. सो एंजाइम बाइंडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपने पढ़ना है. एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एंजाइम्स का एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट ऑफ के एम, हाफ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए. जो एनसीईआरटी में ग्राफ बनाया हुआ है पर उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, सो कहीं से वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये एक्चुअली आपके केमिस्ट्री में कवर हो जाएगा, जहां पे आप बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री का पढ़ेंगे वहां पे इनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से बता रखे हैं. एंड बॉन्ड्स इन डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं उनमें वो आपको पता होना चाहिए. डिजीजेस ड्यू टू विटामिन डेफिशिएंसीज. अब ये जो आपका न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उसमें भी ये कवर कर सकते हो आप, लेकिन विटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होती है ये आपको पता होना चाहिए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, B2 की डेफिशिएंसी से, B3 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये सब आपको पता होने चाहिए. देन types of enzyme inhibition, competitive inhibition, non-competitive inhibition और different types of enzyme inhibitions, ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए. The next chapter is cell cycle and cell division. अब cell cycle और cell division में आपने क्या क्या कवर करना है बाहर से.
न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। एनसीईआरटी में एज अ थॉट प्रोसेस के लिए वहां पे एक दो क्वेश्चंस दे रखे हैं बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस आते हैं तो बाहर से आप ये कवर कर लीजिएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कंसेप्चुअल है, ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है वहां पे। देन चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल सेल डिवीजन के चेक पॉइंट्स कौन कौन से। अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की बुक है क्लास 11th और क्लास 12 की, एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पे सेल साइकिल सेल डिवीजन बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। जस्ट टेक अ लुक इन दैट बुक बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी, राइट, बहुत अच्छे से बताया वहां पे। इनहिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल कौन कौन से होते हैं, कहां कहां पे इनहिबिट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपको बाहर से क्या क्या कवर करना है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह वगैरह जो है प्रेशर्स के कॉन्सेप्ट, वहां पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एक दो, वो देख लीजिएगा बाहर से। देन रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आखिरी में चैप्टर में थोड़ा सा दे रखा है, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देन इज पोटेशियम इनफ्लक्स, पोटेशियम इनफ्लक्स से क्या होता है, ये क्यों होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। The next chapter is photosynthesis in higher plants. अब photosynthesis in higher plants एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, बट क्लियरली नहीं दिया है। क्लियरली मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स वहां से अच्छे से बिल्ड नहीं हो सकते। सो जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है, एनसीईआरटी के बाहर से तो कुछ ज्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं। पढ़ना एनसीईआरटी से है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप बाहर से क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ C3 C4 साइकिल्स और प्लांट्स, ये एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिए, तो आपको एग्जांपल्स ऑफ C3 और C4 प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड कैम्प पाथवे, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, बट बाहर से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एक बार आप पढ़ सकते हो। द नेक्स्ट चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पेंटोस फॉस्फेट शटल, ये क्या होता है, ये एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया है, एक बार बाहर से पढ़ लीजिएगा पेंटोस फॉस्फेट शटल क्या होता है। देन ATP, NADH एंड FADH गेन इन वेरियस साइकिल्स। जो भी आपने रेस्पिरेटरी पाथवे में बहुत सारे साइकिल्स पढ़े होंगे, क्रेब्स साइकिल्स, ग्लाइकोलिसिस और बहुत सारे साइकिल्स हैं वहां पे, तो कौन से साइकिल में कितना ATP इनपुट होता है और कितना गेन होता है, कितना ATP आउटपुट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक FADH से या एक NADH से कितना ATP प्रोड्यूस होता है, ये सब नंबर्स आपको पता होने चाहिए। देन इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट पे आखिर में थोड़ा सा दे रखा है, आप उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जर्मिनेटिंग सीड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स की रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स क्या क्या होती है, एक दो की आप याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम आखिरी यूनिट में आ चुके हैं एनसीईआरटी के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपने बाहर से क्या पढ़ना है, एक तो मैंने जो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बोला था बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, वो आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट्स। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट्स तो एनसीईआरटी में दे रखा है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ इन्फेंट्स पता होना चाहिए आपको। मिल्क टूथ के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से टीथ होते हैं जो सिर्फ परमानेंट आते हैं, कौन कौन से टीथ होते हैं जो मिल्क टीथ की तरह भी आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन डेंटिशन में डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट कौन कौन से टीथ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन आता है बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म डेफिनेशन, बीएमआर होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये पता होना चाहिए आपको। और इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या होता है ये एक्चुअली में इतना पता होना चाहिए आपको। फिर एनिमल कॉम्पोजिशन, जो टीथ होता है वो टीथ एनिमल का जो सरफेस बना है वो क्या है, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में आपको पता करना है। मोड एंड ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स। बेसिकली जो भी न्यूट्रिएंट आप खा रहे हो वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से मोड से, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन है या फिर सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो रहा है या एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है, ये चीज आपको पता करनी है। और कौन से ऑर्गन में, डियोडनम में एब्जॉर्ब हो रहा है, सीकम में तो कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, इलियम में एब्जॉर्ब हो रहा है, या कौन से पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में या स्टमक में एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां पे कौन सी चीज एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। देन comes the function of गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। अब इसके बारे में एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दिया, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते हैं बोला है, एक दो नाम बोला है, लेकिन उनके फंक्शंस के बारे में नहीं बताया। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स के बारे में आपको बाहर से पढ़ना है। एंड फाइनली कुछ सेल्स है, जैसे कुफर सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, पेनेट सेल्स, ये कौन से ऑर्गन्स में, कुफर सेल्स तो आपके लिवर्स में मिलते हैं। सो ऐसे सेल्स कौन कौन से ऑर्गन्स में मिल रहे हैं, सब डाइजेस्टिव सिस्टम में ही मिलेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स में मिल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और फंक्शन क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज आर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपने बाहर से पढ़ना है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड होता क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है, पैराइटल और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में। उसका फंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए। फैक्टर्स लाइक पीएच, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये कैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करते हैं और कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है और कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज hemoglobin composition and why fetal hemoglobin has more affinity for oxygen than normal hemoglobin। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बहुत टाइम पहले ऑन दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, वहां पे मैंने ये सब कुछ बताया है आपको। तो एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी हेल्प मिल जाएगी, या कोई भी रेफरेंस बुक जब आप रेफर कर रहे हैं यू कैन यूज दैट रेफरेंस बुक और ये सारी चीजें वहां से पढ़ लीजिएगा। Why hemoglobin is used in place of myoglobin? मायोग्लोबिन क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्यों प्रेफर्ड है ओवर मायोग्लोबिन, ये पता होना चाहिए आपको। एंड फाइनली डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, वैसे मायोग्लोबिन का भी डिसोसिएशन कर्व होता है, वो भी आपको पता होना है। मेन आपको शिफ्ट पता होना चाहिए, कब राइट शिफ्ट होगा कर्व, कब लेफ्ट शिफ्ट होगा कर्व, कौन सी कंडीशन में राइट शिफ्ट होगा, कौन सी कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? हाई ऑल्टीट्यूड में जाने के बाद एक कंडीशन होती है ऑल्टीट्यूड सिकनेस, वो क्यों होती है, कैसे उसको ठीक करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें से आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरेब्रम एंड देयर फंक्शन। सेरेब्रम के कौन कौन से लोब्स है? फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं। सेरेब्रम में कौन कौन से लोब है? ये फ्रंटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके फंक्शन, टेम्पोरल लोब वगैरह, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन सीएसएफ क्या होता है, कहां पे लोकेटेड है, मतलब कौन से मेनिंजस के बीच में लोकेटेड है, और उसका फंक्शन क्या है, और वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन एल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस होता क्यों है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दीज टू डिजीजेस, ये आपको पता होना चाहिए। Neurotransmitters, that is activators other than acetylcholine and inhibitors like GABA। अब acetylcholine के बारे में एनसीईआरटी में बता रखा है, उसके अलावा डोपामीन भी होता है, गाबा भी होता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। And finally, what are the causes and remedy of myopia, hypermetropia, concept of astigmatism, presbyopia, cataract और glaucoma? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, इन सब के बारे में तो आपको फिजिक्स में पता चल जाएगा। प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट और ग्लाउकोमा के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या डिजीजेस है, क्यों होती है। The next chapter is locomotion and neural movements। अब number of cranial nerves and spinal nerves, ये actually पिछले वाले चैप्टर में मेरे को बोलना चाहिए था। cranial nerves 12 पेयर्स में होते हैं, कौन कौन से cranial nerves है, क्या क्या फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल नर्व्स क्या, बस नंबर्स याद रख लिए और कहां से आते हैं ये काफी होगा, लेकिन cranial nerves के फंक्शंस, कौन से इनमें से मिक्स नर्व होते हैं, कौन से प्योरली सेंसरी होते हैं और कौन से प्योरली मोटर होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस ज्वाइंट्स, कौन कौन से टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या है, कहां कहां पे लोकेटेड है, और खास खास फीचर्स अबाउट दीज ज्वाइंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। The next topic is body fluids and circulation। अब body fluid and circulation में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का हार्ट बीट रेगुलेट करने में क्या रोल होता है। हार्ट बीट रेगुलेशन में एनसीईआरटी में कहीं पे भी बताया नहीं है कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट जब बीट कर रहा है, हार्ट की मसल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का क्या रोल होता है। डिटेल में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से देख लेना इसको। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ये क्या है, ये दोनों एक ऑपरेशन है हार्ट के, ब्लड वेसल्स के रादर। इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें करते क्या है, क्यों करते हैं। एंड इश्चीमिया, व्हाट इज इश्चीमिया ऑफ हार्ट, ब्लड सप्लाई जहां पे कम पड़ जाता है वहां पे हार्ट मसल्स स्टार्ट डाइंग, दैट्स इश्चीमिया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। डिफरेंसेस बिटवीन कैरोटिड एंड कोरोनरी आर्टरी, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैरोटिड ब्रेन को सप्लाई होता है, हेड एंड नेक की सप्लाई कैरोटिड देता है, और कोरोनरी तो हार्ट के वेसल्स जो होती है, जो हार्ट को सप्लाई करती है, वो होती है कोरोनरी आर्टरी और उसकी सिस्टम। सो इसके बारे में पता होना चाहिए डिफरेंस, कैरोटिड सप्लाई और कोरोनरी सप्लाई, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। एंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट ये अच्छे से नहीं दिया, सो बाहर से एक बार आप देख सकते हो इसे। So those were some chapters and some topics जो कि आपके एनसीईआरटी में
दिए हुए हैं इनमें से कुछ टॉपिक, बट डिटेल में नहीं दिए, अच्छे से नहीं दिए। सो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए या कुछ फैक्ट्स याद रखने के लिए इन टॉपिक्स को आप बाहर से पढ़ सकते हैं। अगेन मैं यही बोलूंगा, बाहर से इन टॉपिक्स को तभी पढ़िएगा जब आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी कवर करने से पहले इन्हें बाहर से पढ़ने का सोचिएगा भी मत। कंप्लीटली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, थॉरली पढ़िए, एक बार पूरी चीजें एनसीईआरटी की याद हो जाए, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट डूइंग दीज टॉपिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th, जो कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बाहर से कवर करनी पड़ सकती है फ्रॉम योर कोचिंग मॉड्यूल या रेफरेंस बुक, जो भी आप रेफर कर रहे हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं। गाइस गो एंड क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो की तरह बहुत सारी यूजफुल वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूंगा आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।